हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंटेना। लोगों को इससे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हम जैसे जैसे इसको कवर करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये डर खत्म हो जाएगा। एंटेना के लिए स्पेशली कोई डर नहीं रहना चाहिए। फिर भी एंटेना से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चंस जो हैं वो पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ही आते थे, लेकिन लास्ट पिछले 4-5 साल से थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये टॉपिक अभी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि मॉसफेट की बात करें, मॉस कैपेसिटर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थोड़े से ऐसे आते हैं जो टफ होते हैं, जिनमें लोगों को जनरली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम सेट करने वाला एग्जामिनर ये चाहेगा कि उसका पेपर ऐसा स्टैंडर्ड पेपर हो कि कोई भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आती ही आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही ये है क्वेश्चन सेट करने का। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हमेशा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही आए, ईजी क्वेश्चंस भी बन करके आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी बन के आते हैं, हम कंसेप्ट्स अगर ढंग से समझे हुए हों, हम एनालाइज कर पाएँ, तो आप आराम से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डर की वजह से इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि डर होने की वजह से इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि क्यों इसमें एफर्ट्स लगाना, क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो मैं भी नहीं कर पाऊंगा और लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों मैं पढ़ के जाऊं। लेकिन क्वेश्चन सिंपल आ गया तो आप जरूर नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब लोग कर देंगे फिर उस केस में, तो फिर तो मुझे घाटा हो जाएगा ना इस चीज़ में। तो इसलिए टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी टॉपिक से कभी इजी क्वेश्चन भी बन करके आ सकते हैं। ऐसे किसी सब्जेक्ट को भी मैं सजेस्ट करता हूँ किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से एफर्ट से नहीं कर रहे हैं तो ऐसा तो कर लो कि इजी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एंटेना। एंटेना क्या है? एंटेना एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? हम अच्छे से जानते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर इज एनी एलिमेंट विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो हमेशा फॉलो होता ही होता है, बट एनर्जी की एक फॉर्म से अगर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कोई एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक तो ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एज ट्रांसड्यूसर, हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, ये एक इम्पीडेंस मैचिंग एलिमेंट है, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस है। अब हम समझेंगे कैसे इम्पीडेंस मैचिंग हो रही होगी इसमें। हालांकि आपको इम्पीडेंस मैचिंग थोड़ा सा याद आ रहा होगा, अगर कहीं से कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट होकर के आ रही है, ईएम वेव इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही होती है ट्रांसमिशन लाइन में, वोल्टेज या करंट की फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर ट्रांसमिट होकर आ रही है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपीडेंस है और इसको जिस लोड पर जाना है उस लोड का इंपीडेंस सेम नहीं होने पर हम बोलते हैं कि इंपीडेंस मैचिंग नहीं हो रही है। ये सेम होने पर हम बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इंपीडेंस मैचिंग हो नहीं सकती, तो बीच में कोई डिवाइस अगर हम लगाएं ऐसा जो इंपीडेंस मैचिंग करवा दे, उसी को हम इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस बोलेंगे। तो ये भी इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस होती है। आप समझेंगे हम कैसे इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस होती है। आपको पता होगा कि अगर हम एक ट्रांसमीटर साइड में, ये बेसिक नॉलेज तो होगी, ट्रांसमीटर साइड में कोई ये वायर के थ्रू, वायर मतलब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एनर्जी हम फीड करते हैं। अब ये ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फीड कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फीड कर रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, तो इसका मतलब वोल्टेज करंट जो है वो हम फीड कर रहे होंगे इस एंटेना पे। ये एंटेना हमारा ट्रांसमिटिंग एंटेना है। ये क्या करेगा? वोल्टेज या करंट की फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही है इसको, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके आसपास के सराउंडिंग मीडियम में रेडिएट कर देगा। अब ये रेडिएशन कैसे होता है, क्यों हो जाता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं एंटेना टॉपिक में, ठीक है। ये जो रेडिएशंस यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं, या हो सकता है कहीं से भी कोई और एंटेना से ट्रांसमिट होकर के आ रहे हो, वो जब इस स्पेस में ट्रेवल करते हुए एक इस रिसीविंग एंटेना पर पहुंचते हैं, ये हमारा रिसीवर साइड है, रिसीविंग एंटेना पर पहुंचता है, तो ये रिसीविंग एंटेना उस जो रेडिएशंस वहां से आ रहे थे उसका बहुत सारा पार्ट तो बाहर इसको ये कैच नहीं कर पाएगा, निकल जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करंट वेरिएशंस, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
एनर्जी में कन्वर्जन कर रहा है, ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है। रिसीवर साइड में भी जो एंटेना है वो उल्टा काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी ट्रांसड्यूसर है। मीन्स ट्रांसमिटिंग एंटेना बोले या रिसीविंग एंटेना बोले, एक ही तरह के ट्रांसड्यूसर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसड्यूसर है, अपोजिट फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं। इसलिए एंटेना को हम रेसिप्रोकल ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं। रेसिप्रोकल ऐसा ना जो दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा हो, रेसिप्रोकल ट्रांसड्यूसर। अगर कोई है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे और दूसरी से भी फर्स्ट में अगर कन्वर्ट कर रहा हो सेम, तो उसको हम ट्रांसड्यूसर, रेसिप्रोकल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ट्रांसमीटर साइड में जो ट्रांसमिटिंग एंटेना लगा होगा और रिसीवर साइड में जो रिसीविंग एंटेना लगा होगा, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? क्या ऐसा कुछ अलग से अरेंजमेंट होगा कि ये तो रेडिएशंस करने का काम करे, ये रेडिएशंस को पकड़ने का काम करे? वो आगे हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, हो सकता है अलग होता हो सकता है डिफरेंट ना होता हो, सेम होता हो। दूसरी बात, अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव समझें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस रहा होगा। मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कह रहा हूं, इसका Z0 कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। इस ट्रांसमिशन लाइन से जो एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इस आसपास के सराउंडिंग में, अब आसपास के सराउंडिंग में हो सकता है फ्री स्पेस हो, एयर हो, तो उस सराउंडिंग का जो इंपीडेंस होगा, मीडियम का इंपीडेंस, भाई ये तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है, मीडियम का भी तो इंपीडेंस होता है, इंट्रिंसिक इंपीडेंस बोलते थे हम, नीटा जो बोलते हैं, वो अगर फ्री स्पेस हुआ तो 377 ओम होगा। हो सकता है जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी 377 ओम हो, लेकिन हो सकता है 377 ओम ना हो, 50 ओम हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, ये तो खैर रियल होता है। हो सकता है ये फ्री स्पेस ना हो बल्कि पानी के अंदर हमारा हो रहा हो। तो पानी के अंदर भी कभी कोई ट्रांसमिशन होता है क्या? सबमरीन्स जो होती हैं, सबमरीन्स भी तो कम्युनिकेट करती हैं ना, सबमरीन्स को भी तो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, जो कंट्रोल सेंटर होगा वहां से, या दो सबमरीन्स के बीच में भी तो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो वहां जो एंटेना है वो पानी के अंदर एंटेना है जो ट्रांसमिशन या रिसेप्शन कर रहे हैं, तो वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करवाना पड़ सकता है हमें कभी। ठीक है, तो ये हमारे आसपास का मीडियम कैसा है जिसमें हमें रेडिएशन करवाना है, उसका इंपीडेंस क्या है और हमारी ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस क्या है, ये जनरल बात करें तो मिसमैच होना ही होना है, कम ज्यादा होंगे। हमारा बीच में जो एंटेना लगा है उसका काम है इस मिसमैचिंग को कम करना, मैचिंग ज्यादा से ज्यादा करवाना, ये मैचिंग करवाने का काम करवा रहा है। अगर मैचिंग होती है तो यहां से जो एनर्जी आती है वो यहां पहुंचती है ना, तो अगर मैचिंग होगी तो ट्रांसमिशन लाइन से जो एनर्जी आ रही होगी वो फ्री स्पेस में रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएट होगी। अगर ये मैचिंग कम हो रही होगी तो रेडिएशन भी कम ही हो रही होगी। अगर ये मैचिंग कम होती है तो बहुत कम पार्ट एब्जॉर्ब होता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। अगर मैचिंग कम हो रही होगी तो बहुत कम पार्ट रेडिएट होगा पावर का, बाकी या तो एंटेना में लॉस हो जाएगा या फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात मेरी समझ में आती होगी। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि एंटेना किन किन दोनों चीजों के बीच में, आपकी ट्रांसमिशन लाइन और फ्री स्पेस के बीच में इंपीडेंस मैचिंग करवा रहा है। उल्टी फॉर्म में अगर हम देखें रिसीवर साइड में, तो आपका फ्री स्पेस से तो वेव आ रही है और आपको ट्रांसमिशन लाइन पे लोड करनी है वो, तो ये लोड है और ये हमारा ट्रांसमिशन जहां से आ रहा है वो आसपास का मीडियम का इंपीडेंस है। दोनों डिफरेंट हुए, बीच में एंटेना लगा के हम उसकी मैचिंग को बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। जितना रेडिएशन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांसमिशन लाइन में उसको फीड कर पाए, लोड कर पाए, ऐसा ट्राई करना चाह रहे हैं। तो आप कह सकते हो ये भी एक इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस है। तो आप ऐसे कह सकते हो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज इंपीडेंस मैचिंग एलिमेंट बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड सराउंडिंग स्पेस एंड वाइस वर्सा। रिसीवर साइड में उल्टा काम हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस लेक्चर में ये इंट्रोड्यूस करना है, ये समझना है कि एंटेना एक्चुअल में ऐसे रेडिएशंस कैसे कर देता है। और जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी समझी है ना, उसी की एप्लीकेशन है, उसी को हम समझें तो ये तो क्लियर होगा कि भाई ये एंटेना जो होता है ये रेडिएशन कर कैसे देता है, या ये रेडिएशंस को रिसीव कैसे कर देता है। वो रिसीविंग एंटेना में अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो भी हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ एन एंटेना रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस रेडिएशन टू बी इंक्रीज्ड, या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी रेडिएशन से रिलेटेड, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किस तरह का होगा ये एंटेना, कैसी इसकी जो साइज वगैरह होती है, किस तरह से बना, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका, दिखाई कैसा देगा आपको बेसिक एंटीना बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या एक्ट करेंगे सबसे पहले, वो समझने वाले हैं। देखते हैं,
चलिए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटीना कैसे होगा वो समझना है हमें। मेरा एक सोर्स है, ये साइनोसोडल सोर्स है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वोल्टेज सोर्स है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुझे किसी लोड तक नहीं लेकर के जाना, या लोड रेजिस्टेंस के बजाय रिएक्टिव वैल्यू भी हो सकती है, लोड तक नहीं लेके जाना, बल्कि मुझे आसपास के सराउंडिंग में जो स्पेस है वहां पर भेजना है इसकी एनर्जी को। और वो एनर्जी भी किस फॉर्म में भेजनी है, वोल्टेज या करंट नहीं उछालना मुझे हवा में, बल्कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस करनी है, ईएम रेडिएशंस करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करें, हम ये तो जानते हैं, चलिए लोड कुछ भी हो, लोड चाहे फ्री स्पेस हो, यहां से जो एनर्जी जो भी ये ट्रांसमिट कर रहा होगा उसको लेकर के अगर हमें जाना होगा तो एक ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ती है। चलिए हम बात कर लेते हैं, चलिए ये वाली ट्रांसमिशन लाइन 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में अगर ये दोनों वायर्स हैं, आपका जो ये वोल्टेज सोर्स है इसकी साइकिल जैसी भी चल रही होगी, पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल, उसके अकॉर्डिंग एक कंडक्टर वायर हाई पोटेंशियल पर होगा तो दूसरा लो पोटेंशियल पर होगा। उल्टा ऐसा भी हो सकता है, कभी ये हाई पोटेंशियल पर हो, ऊपर वाला लो पोटेंशियल पर हो, तो एक हाई पोटेंशियल पर होगा तो दूसरा लो पोटेंशियल पर होगा। तो हाई पोटेंशियल वाले, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल वाले वायर से लो पोटेंशियल वाले वायर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। ये रेड कलर में मैंने शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हमें ये भी बताया कि अगर ये वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव साइकिल चल रही है, मैं पॉजिटिव साइकिल में डिस्कशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव साइकिल चल रही है तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से करंट जो बाहर निकलेगा I, और ये नेगेटिव वाले टर्मिनल से करंट वापस से रिटर्न होकर के आएगा। ठीक है, तो आपको ये, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो क्लोज्ड सर्किट है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्लोज सर्किट नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो कि लोड एक तरीके से ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन होता था ना, लास्ट में जाकर के टर्मिनेशन जो था वो ओपन सर्किटेड, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ लोड है और लोड इंपीडेंस क्या है, ZL क्या है, इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ है। तो उस केस में भी आप कहोगे कि करंट या वोल्टेज जो आता था वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के आप पूरा की पूरा आ जाता था। ठीक है, तो आप इसको ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो रहा होगा तो आसपास में सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी तो यहाँ से आउटवर्ड होगी, यहाँ इनवर्ड हो रही होगी, तो आउटवर्ड इनवर्ड को अगर मैं शो करूँ, यहाँ आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड को हम इस तरह से शो करते हैं डॉट, और यहाँ इनवर्ड हो रही होगी ऊपर वाले कंडक्टर वायर की वजह से। नीचे वाले की वजह से बात करें तो करंट इसमें यूं फ्लो हो रही है, यहाँ इनवर्ड होगी, बीच में यहाँ पर कैसे हो रही होगी, इनवर्ड हो रही होगी, और यहाँ पर आउटवर्ड हो रही होगी। बिल्कुल सही बात समझ में आती है हमें। ठीक है, अगर ऐसा हमें समझ में आता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंडक्टर वायर्स हैं इनके बीच में कहीं पर भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। ऊपर वाले वायर की वजह से देखो या नीचे वाले वायर की वजह से देखो, दोनों का रिजल्ट तो ऐसे ही बन रहा है ना अंदर। मैं इन दोनों वायर के बीच में बात कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये करंट या वोल्टेज के अलावा बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी, क्योंकि E है और H है, और E और H टाइम के साथ वेरी कर रहे होंगे क्योंकि ये साइनोसोडल सोर्स है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। यहाँ से जो करंट होगी वो टाइम के साथ वेरी कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा अभी भी, ये मैंने बता तो दिया, फिर भी कंफ्यूजन आ रहा होगा, करंट ऐसे कैसे लौटेगा, थोड़ी देर में क्लियर करने वाला है, पेशेंस रखिएगा एक बार, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा अभी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी फिर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होगी E क्रॉस H, H बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ है, तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे E क्रॉस H, E क्रॉस H मींस इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। अगर कोई यहां पर बंदा बैठा हुआ है तो उस बंदे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रहार हो जाएगा, समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेंगी उस तक इस तरह से। अगर कोई बंदा यहां पर नहीं बैठा हुआ है बल्कि बंदा यहाँ थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, यहाँ थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, इधर नहीं पहुंचेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बंदा बैठाने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे रिसीवर एंटेना की बात कर रहा हूँ कि रिसीव करने, मैं चाहता था कि रेडिएशंस हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो हो गए, लेकिन वो रेडिएशंस जो है क्या रिसीव कर पा रहा है कोई, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल रिसीव कर पाएगा अगर रिसीवर एंटेना यहाँ पे हो, लेकिन रिसीवर एंटेना यहाँ हुए तो ये रिसीव नहीं कर पा रहा होगा। क्लियर होती है बातें, तो यहाँ रेडिएशन से। अब एक क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि ये करंट कैसे फ्लो होता है, कैपेसिटर में कैसे करंट फ्लो होता है। कैपेसिटर जो होता है उसको अगर आप एक इस तरह से कनेक्ट करते हो सोर्स से और ये स्विच ऑन करते हो
तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो करंट फ्लो क्या आता है ना, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होता है, यहाँ करंट फ्लो होता है ना, चार्ज इकट्ठा होकर आता है। और अगर ये थोड़ी देर के बाद रखा तो फिर करंट फ्लो होना जीरो, बंद हो जाता है। अल्टीमेटली तो ओपन सर्किट की तरह करता है कैपेसिटर। लेकिन अगर ये एसी सोर्स हो तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो चार्ज जा रहा होगा पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव के सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में शुरू होगी। और फिर थोड़ी देर में साइकिल चेंज हुई तो ये नेगेटिव चार्ज तो सारा की सारा वापस आएगा और फिर पॉजिटिव जाके इकट्ठा होगा। नेगेटिव चार्ज जब वापस ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन, नेगेटिव की उल्टी डायरेक्शन है, पॉजिटिव की सेम डायरेक्शन। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा ऐसे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज की सेम डायरेक्शन में, या नेगेटिव चार्ज फिर इकट्ठा होगा नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो करंट ऐसे फ्लो होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एसी सिग्नल्स के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। एक्चुअल में पूरा करंट फ्लो नहीं रहा, यहाँ ओपन ही है, लेकिन आपको यहाँ से फील हो रहा होगा यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ से फील होगा करंट यहाँ जा रहा है। यहाँ पर भी तो ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं दोनों ये कंडक्टर, और यहाँ पर एसी सोर्स लगा है, तो हमेशा करंट चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा होगा, यहाँ चार्ज नेगेटिव इकट्ठा हो रहा होगा मान लो, तो और फिर अगली साइकिल में यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा होगा, यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हो रहा होगा। तो चार्ज जब इकट्ठा हो रहा है, जा रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इकट्ठा होने के लिए जाएगा तो सही ना दौड़ करके, तो चार्ज जब दौड़ करके जा रहा होगा तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे इस तरीके से यहाँ करंट भी फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर ओपन सर्किट है तो भी करंट फ्लो हो रहा है, बशर्ते कि ये एसी हो। डीसी हुआ फिर तो एक बार चार्ज जाके इकट्ठा हो जाएगा, फिर कोई करंट नहीं फ्लो होगा। मैं यहाँ पे एसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ ये क्लियर हुआ है कि कोई 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है अगर, तो दोनों वायर्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फीडिंग एनर्जी को, फीडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक ये हो गया कि ये तो एक ही डायरेक्शन में भेज रहा है, तो फिर थोड़ा सा ऐसा करें काम, हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा फील आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा सा आ रहा है, काम बन रहा है हमारा। तो एक काम करें, इस जो ये दोनों वायर थे इनको ऐसे करने के बजाय मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूँ तो क्या होगा देखते हैं। वही है, ये V = Vm sin ओमेगा टी। मैं इस साइनोसोडल सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल की एक बार बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव साइकिल में ये हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, ये हाई पोटेंशियल पर है वाला और ये लो पोटेंशियल पर है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इस तरह से सीधी होंगी या इस तरह से घूम के होंगी, क्वेश्चन ये अराइज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन एक होती है डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई इक्वल टू, याद आ रहा है क्या होता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू, याद आ रहा होगा E.dl इक्वल टू 0, यहां से बनाया था हमने। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन आई थी डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0, ये मैक्सवेल इक्वेशन आई थी, लेकिन ये आई थी फॉर स्टैटिक फील्ड्स। स्टैटिक फील्ड्स, टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए ये मॉडिफाई हो गई थी, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी हो गई थी, याद आया, जिसको हमने जे ओमेगा कह दिया था डेल बाई डेल टी की जगह, और बी की जगह म्यू एच कह दिया था। डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच आया था टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। अभी हाल फिलहाल में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम के साथ वेरिंग है क्वांटिटीज या स्टैटिक है, अब बोलोगे टाइम के साथ वेरिंग है। अगर स्टैटिक हुआ तो ई वेक्टर फील्ड जो होता है उसका कर्ल 0 होता है, कर्ली होना है, और कर्ल 0 होने का मतलब घुमाव नहीं होना बिल्कुल भी, मींस स्ट्रेट होना। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस होती हैं, लेकिन अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो फिर उस केस में कर्ल 0 नहीं आ रहा बल्कि नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर घुमाव के साथ होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर क्यों नहीं है घुमाव के साथ, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नहीं है, बाकी तो यहाँ घूम रहा होगा ना अगल बगल में, मैं इसके बीच की बात कर रहा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरीके से ऐसा होगा, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ हाई पोटेंशियल है, चार्ज यहाँ से पॉजिटिव जाकर के इकट्ठा होने वाला है, चार्ज यहाँ से जाके नेगेटिव इकट्ठा होने वाला है। पॉजिटिव चार्ज की सेम डायरेक्शन में मीन्स यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होने वाला है, नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स करंट ऐसे फ्लो होने वाला है। और करंट फ्लो जब इसमें ऐसे हो रहा होगा तो आप चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर आउटवर्ड दिख रही होगी, यहाँ इनवर्ड दिख रही होगी। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ इनवर्ड दिख रही होगी, यहाँ आउटवर्ड दिख रही होगी। मैंने केवल यहाँ आसपास की बात की, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इधर इसकी तरफ देखोगे तो अंदर जाते हुए दिख रहा होगा, इधर देखो तो बाहर आते हुए दिख रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ देखोगे कहीं पे भी अंदर जाते हुए दिख रहा होगा, यहाँ बाहर आते हुए देखना, सॉरी करंट ऐसे यहाँ अंदर जाते हुए दिख रहा होगा और यहाँ बाहर आते हुए दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी देखें तो इनवर्ड डायरेक्शन में।
मैं अभी केवल बीच की बात कर रहा हूँ, मैंने अगल बगल की बात भी नहीं की है, वहां पर भी बात नहीं की थी। तो यहाँ पर दोनों की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी देखोगे आप तो इनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, दोनों का टोटल इफेक्ट ऐसा ही नजर आएगा। और ऐसा नजर आएगा तो देखिएगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो टेंजेंशियल बना करके देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका टेंजेंशियल ऐसे कुछ दिख रहा होगा, ई ऐसे हो गया, एच अंदर की तरफ होता है, ई क्रॉस एच ये ईएम वेव की डायरेक्शन होगी, ईएम वेव इस डायरेक्शन होगी। अगर यहाँ के बजाय आप यहाँ पर देखोगे तो देखिएगा टेंजेंशियल ये थोड़ा सा ऐसे जाके दिख रहा होगा। ई अब ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, ई पहले ऐसे था, एच तो अंदर था, ई क्रॉस एच ऐसे का। अब मैंने ई नीचे ऐसे नहीं जा रहा बल्कि थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, तो ई क्रॉस एच देखूंगा तो ऐसे जाएगा ना थोड़ा सा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस ई क्रॉस एच इस डायरेक्शन में होगा। आप समझ सकते हैं ई क्रॉस एच। पहले जो सामने जा रहा था वो थोड़ा सा इधर भी अगर कोई रिसीवर लेकर के बैठा है तो वहां पर भी पहुंचेगा। अभी भी प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ कोई बैठा होता हूं तो थोड़ा सा और काम करते हैं। जब और ऐसा होने से हमें फायदा नजर आ ही रहा है तो ऐसा कर दें, ये जो दोनों वायर्स थे इनको टिल्ट करके पूरा ही खोल देते हैं। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पर है। अब समझ चुके हम, पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे थे, ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जाकर के इकट्ठा हो रहा होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा होगा। करंट की वजह से आसपास में मैग्नेटिक फील्ड इधर से आउटवर्ड, इधर इनवर्ड, इधर कहीं पर भी देखोगे इसकी वजह से इनवर्ड, इधर आउटवर्ड। इसकी वजह से करंट इस तरफ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ इनवर्ड, कहीं पे भी देखोगे आप। इसकी वजह से इस तरफ कहीं पे भी देखो इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, तो दोनों का मिला जुला के इनवर्ड ही दिख रहा होगा, कहीं पर भी देखेंगे इनवर्ड। अब आप देखते हैं अगर हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर देखते हैं, अगर रेड वाला का जो टेंजेंशियल बनाता हूं ये एच अंदर की तरफ है तो ई क्रॉस एच कैसे होगा, ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच का डायरेक्शन ही होगा। अगर यहां पर देखते हो आप तो ई की डायरेक्शन नीचे इस तरह से जा रहा है, टेंजेंशियल बना के देख रहा हूं, ई क्रॉस एच ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पर देखते हैं तो टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ई और अंदर एच, ई क्रॉस एच का डायरेक्शन ऐसे होगा। ऐसे आप यहां पर देखते हैं अगर तो ई जो है वो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे हल्का सा, और एच अंदर की तरफ, ई क्रॉस एच ये थोड़ा सा ऐसा। बिल्कुल यहां पर जाके देखोगे तो ई बिल्कुल सीधे बाहर की तरफ ऐसे निकलते जा रहा है, और एच तो अंदर की तरफ था ही, तो ई क्रॉस एच चारों तरफ इस तरह से फैला होगा। और इधर देखते हैं अगर इधर की तरफ, अभी तक मैंने ये डायरेक्शंस देखी नहीं थी क्योंकि ये तो मेरे फाइनल रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे, फाइनल आउटपुट तो यहाँ से समझ में आना है मेरे को। पॉजिटिव से नेगेटिव में इधर भी आ रहा होगा तो इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहीं पर भी देखते हो आप ई का डायरेक्शन, और एच अब इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, ई क्रॉस एच का डायरेक्शन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर की तरफ है, एच जो है इस साइड में बाहर की तरफ है, कहीं पे भी देखेंगे आप। ई की डायरेक्शन देखोगे आप तो टेंजेंशियल बना के देख लिया आपने, एच बाहर की तरफ है तो ई क्रॉस एच देखिए कैसे, ई क्रॉस एच ये इस तरफ क्रॉस एच, कहीं पर भी देखोगे इस तरफ, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ट्रांसमिशन लाइंस जब पढ़ रहे थे हम टॉपिक तो कहते थे कि 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, उस 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में जो बीच में दोनों वायर्स के बीच का जो स्पेस था वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती थी। हमने वहां पर भी समझा था, उसी को यहाँ पर भी समझा हमने। वहां पर ये रेडिएशंस की हम बात करते थे तो हम बोलते थे कि ये रेडिएशन होना मतलब लॉस हो जाना। हम बोलते थे ये रेडिएशंस होना हमारे लिए तो लॉस होना है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस है वह हम बात कर रहे होते थे किसी लोड पर हमें सिग्नल को फीड करना है, तो हमारा जो लोड होगा ZL वो कब इन रेडिएशंस को रिसीव नहीं कर सकता, तो वहां उस सेंस में ये रेडिएशंस हमारे लिए एक तरह से लॉसेस थे। यहाँ एंटेना के सेंस में हमारे लिए रेडिएशन काम की बात है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो है, रेडिएशंस चाहिए हमें हवा में। अब आप बोलोगे क्यों चाहिए, क्योंकि आप वहां दूर बैठे हो, मैं यहाँ पास में बैठा हूँ, हमारे बीच में कनेक्शन नहीं है, कोई भी वायर कनेक्शन नहीं है, हमारे बीच में इंफॉर्मेशन को फिर भी ट्रांसमिट करना है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें हम समझते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। अभी बात कर रहा हूँ मैं, ये रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इनको मुझे वहां तक पहुंचाना है, तो फिर उस केस में इस हवा में छोड़ना पड़ेगा, बिखेरना पड़ेगा। आपके पास पावर होनी चाहिए बस उसको रिसीव करने की, मतलब आप ऐसा लोड हो जिसके पास एंटेना है, रिसीविंग एंटेना, तो काम बन जाएगा आपका।
हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो ये रेडिएशन है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेडिएशंस को एक दूर जहां पर हमें भेजना है वहां पर कोई रिसीवर एंटेना है, वो रिसीविंग एंटेना इसको रिसीव कर सकता है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने रेडिएशंस किए, लेकिन वो रिसीविंग एंटेना कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फैला दिया जिससे चारों तरफ रेडिएशंस हो। बट ये चारों तरफ जो रेडिएशंस हो रहे हैं, क्या ये रेडिएशंस का स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या नीचे कहीं पर चले जाएं सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या हर डायरेक्शंस में रेडिएशन सेम स्ट्रेंथ के साथ हो रहा होगा, या ऊपर और नीचे की तरफ ज्यादा हो रहा होगा, अगल बगल में कम हो रहा होगा, या अगल बगल में ज्यादा हो रहा होगा, ऊपर जैसे जाते जाए नीचे जैसे जाते जाए कम हो रहा होगा? ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं इससे वो कैसे कैसे किस डायरेक्शंस में कितने होने वाले हैं। उस नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यहां पर ये चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये जो एंटेना बेसिक एंटेना है, ये जो एंटेना हमने समझा है यह बेसिक एंटेना, इसी से क्लियर हुआ है कि हाँ हम ऐसे करके रेडिएशंस कर सकते हैं। और ये जो बेसिक एंटेना है इसमें दो पोल्स है ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव पोल है, अगली साइकिल आएगी पॉजिटिव के बाद नेगेटिव साइकिल, तो ये पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल हो जाएगा। मतलब दोनों पोल में से एक पोलैरिटी पर होगा तो दूसरा अपोजिट पोलैरिटी पर होगा, दो पोल्स हैं, इसलिए इस बेसिक एंटेना को हम बोल देते हैं डायपोल एंटेना। आप अगर एंटेना देखोगे तो डिफरेंट टाइप के एंटेना होता है, उनमें से एक ही होता है डायपोल एंटेना। इसके अलावा एक मोनोपोल एंटेना भी होता है। इस डायपोल एंटेना में इन एलिमेंट की साइज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप से हम हर्ट्जियन डायपोल एंटेना है या नॉर्मल डायपोल एंटेना है, क्वार्टर वेव डायपोल एंटेना है, हाफ वेव डायपोल एंटेना है, ये सब बातें करते हैं, वो आगे की बात है। ये तो डायपोल एंटेना के विशेष प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, कैसे अलग अलग तरीके के होते हैं। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंट एंटेना होते हैं, जैसे डिश एंटेना, हॉर्न एंटेना। हॉर्न एंटेना माइक्रोवेव को रेडिएशन रिसेप्शन के लिए हम यूज में लेते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन से तो आएंगे नहीं, वो आएंगे किससे? वेव गाइड से, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की गार्ड के सिग्नल, तो फिर उनके लिए भी स्पेशल टाइप का एंटेना होता है जैसे हॉर्न एंटेना। ठीक है, इसके अलावा यागी-उड़ा एंटेना, ऐसे बहुत सारे तरीके के एंटेना आपने अपने सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, या पढ़ रहे होंगे आप रनिंग सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट एंटेना, या फिर नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ने वाले होंगे। और अगर आप अपनी बीटेक कवर कर चुके हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा एंटेना, टॉपिक पढ़ा होगा आपने। वो मोटी बुक होती थी केडी प्रसाद, जनरली उसी को रेफर करते हैं, वो मोटी बुक से पूरा सब कुछ आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको नजर आएगा बेसिक्स ऑफ एंटेना ऐसे लिखा मिलेगा, और इसमें डायपोल एंटेना ये सब मिलेगा, और कुछ पैरामीटर्स होता है एंटेना के, डायरेक्टिविटी, डायरेक्ट टू गेन, वो सब चीजें वो पढ़नी है हमें उतना पूरा मोटी बुक में जो सब चीज था कंटेंट वो सब नहीं पढ़ना है। हम केवल डायपोल एंटेना पर ही फोकस करेंगे, और इसी को समझते हुए डिफरेंट एंटेना जो भी फॉलो करना, और भी जो एंटेना है वो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। जैसे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स होते थे ना, ऐसे एंटेनास के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो हम वही पैरामीटर्स डिस्कस करते करते टॉपिक को कवर करेंगे, क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमें समझ में आ गया रेडिएशन कैसे होता है, ये मैंने एंटेना को इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब ये रेडिएशंस किस डायरेक्शन में कैसे हो रहा होगा, क्या कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस को फॉलो करते हैं हम इसको समझें, क्या फंक्शंस होंगे, कैसे होंगे, क्या हर डायरेक्शंस में सेम होगा, अगर सेम हो रहा होगा उसके बजाय किसी डायरेक्शन में ज़्यादा किसी डायरेक्शन में कम हो रहा होगा तो क्या कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, वो सब कवर करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।